हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। कहानियों की कड़ी में आइए सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी अकस्मात। टैक्सी रोकने को उठे मीता के हाथ पर किर्र के साथ येलो कैब रुक गई। टैक्सी ड्राइवर एक सौम्य अमरीकी युवक था। थोड़ा सा टैक्सी का शीशा उतार शालीनता से अंग्रेजी में पूछा था, यस मिस, आइए, कहाँ जाना है। अपने कॉलेज का नाम बताती मीता कैब में बैठ गई थी। कॉलेज का पता बताने के प्रयास में चालक ने शांति से जवाब दिया था, डोंट वरी, मुझे पता मालूम है, बस अपने डिपार्टमेंट का नाम बता दीजिए। 20 मिनट में टैक्सी मीता के डिपार्टमेंट के सामने रुकी थी। टैक्सी से उतर मीरा के लिए डोर खोलते चालक ने पूछा था, आपका क्लास किस समय ख़त्म होगा? आपको वापस ले जा सकता हूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। आपने जहाँ से कैब ली उस तरफ शाम को कोई बस नहीं जाती। सड़क की मरम्मत की वजह से शाम को ब्रिज पर ट्रैफिक वन वे हो जाता है, आपको मुश्किल हो सकती है। थैंक्स, मैं मुश्किलों से नहीं डरती। उसकी बात अधूरी काट मीता ने कहा, एनीवे, ये लीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, शायद कभी ज़रूरत में काम आ सकूं। पेमेंट करती मीता के हाथ पर उसने अपना कार्ड रख दिया। कार्ड देने के बाद तुरंत टैक्सी स्टार्ट करके वो जा चुका था। मीता के मन में आया, कार्ड पर्स में ना रखे। फिर कुछ सोचकर कार्ड पर सरसरी निगाह डाली थी। कार्ड पर रिचर्ड ब्राउन नाम के साथ टेलीफोन नंबर दिया हुआ था। मीता को अमेरिका आए अभी 1 सप्ताह ही हुआ था। बेटी को अमेरिका भेजते पापा और मम्मी को यही संतोष था कि पापा के एक मित्र का पुत्र राजीव अपने परिवार के साथ इसी शहर में रहता था। 4-5 दिन राजीव के घर रहती मीता को पूरे परिवार ने इस तरह से अपना लिया मानो वे उसे बहुत पहले से जानते थे। राजीव की पत्नी नीरा और 5 वर्ष की बेटी नेहा मीता के आने से बेहद खुश थीं। मीता के आग्रह पर राजीव ने अपने घर के पास ही मीता के लिए एक अपार्टमेंट अरेंज कर दिया था। राजीव के परिवार के पास अपार्टमेंट लेने से मीता नए शहर में अपने को अजनबी महसूस नहीं कर रही थी। एक बात तो मीता की समझ में आ गई, अमेरिका में कार के बिना जीवन गतिहीन है। जल्दी ही उसे ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करना होगा। आज उसने अपने आप कॉलेज जाने का निश्चय किया था। राजीव ने बताया था, नियत समय पर एक बस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को बस स्टैंड से ले जाती है। लौटने के लिए भी एक नियत समय पर वो वापस आ सकती है। अगर बस मिस हो गई तो टैक्सी ली जा सकती है। आज अपार्टमेंट की चाबी खोजती मीता बस के लिए लेट हो चुकी थी, पर जल्दी ही टैक्सी मिल जाने से वो समय पर पहुंच गई। एमबीए करने आई मीता को अपना डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा था। प्रोफेसर के लेक्चर उसे प्रभावित करने में पूर्ण सक्षम थे। मीता के साथ अमरीकी तथा कुछ बाहर के देशों के विद्यार्थी भी थे। मीता का साथ की लड़कियों के साथ परिचय बढ़ने लगा। उसके साथियों ने उसे आसानी से अपना लिया। ये निश्चित था, अमेरिका में जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। मीता ने महसूस किया, यहाँ अधिकांश विद्यार्थी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थे। क्लास डिस्कशन में सबकी भागीदारी होती, आपस में भी सब सहज और खुले मन से बातें करते। मीता सोचती, अमेरिका आकर उसने गलती नहीं की। आज प्रोफेसर मॉरिस ने अपने लेक्चर के बाद लाइब्रेरी में कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स के नाम दिए थे। मीता किताब लेकर लाइब्रेरी के कोने में बैठ किताब पढ़ने लगी। अपनी तल्लीनता में मीता को समय का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। बाहर आने पर अंधेरा देख मीता समझ गई, उसकी बस नियत समय पर जा चुकी थी। यूनिवर्सिटी के बस स्टैंड पर 4-5 लड़के किसी बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। मीता ने जब उनसे अपने अपार्टमेंट की और जाने वाली बस या टैक्सी के बारे में पूछा तो उन्होंने वही सूचना दी जो सवेरे रिचर्ड ने दी थी। मीता के पास किसी और टैक्सी का नंबर भी नहीं था। अंततः रिचर्ड को कॉल किया, रिचर्ड, मैं मीता बोल रही हूँ, सवेरे मुझे कॉलेज लाए थे,
क्या मुझे वापस ले जाने को आ सकते हो? माई प्लेज़र। 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। बस स्टैंड पर वेट कीजिएगा। येलो कैब आती देख मीता ने आश्वस्त की सांस ली। ये सच था, उसका अपार्टमेंट शहर के बाहरी हिस्से में पड़ता था, पर राजीव का घर पास होने से उसे उनका बड़ा सहारा था। थैंक्स, आप इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? कैब में बैठती मीता ने पूछा। मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। आपकी परेशानी का अंदाज़ा था, फ़ोन मिलते ही आ गया। कंप्यूटर डिपार्टमेंट में तुम क्या कर रहे थे? मीता विस्मित थी। आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता, अच्छी नौकरी की कोशिश में हूँ। तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मीता ने जानना चाहा। आप जितना लकी नहीं हो जिन्हें माँ बाप का सहारा मिलता है। अपनी मेहनत से जितना पढ़ पा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ। उसकी आवाज़ में उदासी थी। अपनी हिम्मत से आगे बढ़ने की कोशिश कम लोग ही कर पाते हैं। मीता ने तसल्ली दी। शुक्रिया, आपकी बात से मुझे हौसला मिला है। उसने हिंदी में कहा। क्या तुम हिंदी बोल सकते हो? मीता का कौतूहल बढ़ता ही जा रहा था। थोड़ी सीख रहा हूँ, अभी ज़्यादा नहीं सीख पाया हूँ, पर एक दिन अच्छी हिंदी बोल सकूँगा। तुम हिंदी क्यों पढ़ना चाहते हो? मेरे बाबा हिंदुस्तान में बहुत साल रहे थे। उनसे इंडिया की इतनी बातें सुनी हैं कि मुझे भी एक बार हिंदुस्तान ज़रूर जाना है। इंडिया में तो लोग अंग्रेजी भी जानते बोलते हैं। तुम बिना हिंदी सीखे भी तो जा सकते हो। नहीं, मेरा सोचना है जिस देश में जाओ वहाँ की भाषा ज़रूर आनी चाहिए। आप क्या अंग्रेजी के बिना इस देश में आकर सम्मान पा सकती? मीता अनुत्तरित रह गई। इतना ज़रूर समझ गई, इस रिचर्ड नाम के इंसान के अंतर में कुछ कर गुजरने की आग है। वो सामान्य से कुछ अधिक ज़रूर है। मुझे खुशी है तुम मेरे देश की भाषा सीखना चाहते हो। अगर आप चाहें तो मैं रोज़ आपको अपनी टैक्सी से कॉलेज ले जा सकता हूँ। नहीं रिचर्ड, अभी रोज़ टैक्सी में आना जाना अफोर्ड नहीं कर सकती। आज की तरह जब कभी ज़रूरत होगी तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी। आप मुझे बस का ही पेमेंट करना। मैंने रामायण और गीता अंग्रेज़ी में पढ़ी है, उन्हें हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। आप हेल्प करेंगी ना? चेहरे पर उत्सुकता स्पष्ट थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें हिंदी भाषा और हमारी पुस्तकों में रुचि है, पर अपनी भाषा सिखाने के लिए पैसे नहीं ले सकती, ना ही तुम्हें बस का किराया देकर तुम्हारा नुकसान कर सकती हूँ। बाबा ठीक कहते थे, हिंदुस्तानी दिल से काम लेते हैं, इसीलिए सेंटिमेंटल होते हैं। हम अमेरिकन प्रैक्टिकल होते हैं। प्लीज़ मेरी शर्त मान लीजिए। मेरा कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। मीता को सोच में डूबा देख रिचर्ड ने कहा, कल किस टाइम क्लास है? तैयार रहिएगा। कल से आपको डिपार्टमेंट पहुंचाने लाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए प्लीज़। ठीक है, कल 8 बजे जाना है। जल्दी पहुंचकर लाइब्रेरी में कुछ पढ़ सकती हूँ। थैंक यू, ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। अपार्टमेंट पहुंची मीता सोच में पड़ गई। एक टैक्सी ड्राइवर से पहले दिन ही इतनी बातें करना और उसकी शर्त मान लेना क्यों संभव हुआ? इंडिया में तो टैक्सी ड्राइवर हमेशा संदेह के दायरे में रहते हैं। एक बात तो ज़रूर थी, वो काफ़ी पढ़ा लिखा और बुद्धिमान लगता है। कल राजीव और नीरा से बात करने की सोचकर मीता सो सकी थी। दूसरी सुबह डोरबेल सुनकर मीता ने दरवाज़ा खोला था। नमस्ते, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। रिचर्ड के चेहरे पर खिली मुस्कान थी। ठीक है, आती हूँ। एक कप चाय पी लूँ? देर तो नहीं होगी? आप अपना टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। मीता के दिल में आया उसे भी चाय ऑफ़र कर दे, पर अपनी सोच को झटक जल्दी से चाय ख़त्म कर बाहर आ गई। उसे देख रिचर्ड टैक्सी से बाहर आ गया और मीता के लिए पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। आपके साथ हिंदी में बात करने की कोशिश करूँगा। मैं जल्दी से जल्दी हिंदी सीखना चाहता हूँ। इतनी जल्दी की कोई वजह है रिचर्ड? उसकी उतावली पर मीता ने जानना चाहा। मुझे इंडिया जाकर अपनी ग्रैंड माँ की कब्र पर बाबा की ओर से लाल गुलाब चढ़ाने हैं। बाबा इंडिया नहीं जा सके थे, पर मुझसे अपनी विश बताई थी।
मुझे बाबा की लास्ट विश पूरी करनी है। मुझे खुशी है, अमरीकी होते हुए भी तुम अपने बाबा दादी की इच्छा का सम्मान करते हो। आपने ये कैसे समझ लिया? अमरीकियों के सेंटीमेंट्स नहीं होते? सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मीता को अपनी गलती समझ में आ गई। शाम को जब फ्री हो जाए कॉल कर दीजिएगा। शाम को मैं इधर ही होता हूँ। शाम को मीता राजीव के घर जा पहुँची। उसे देखकर नेहा मीता से लिपट गई। नीरा ने भी प्यार से कहा। जब से मीता अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, घर खाली लगने लगा है। कहो मीता, कॉलेज कैसा चल रहा है? बस तो आसानी से मिल जाती है, राजीव ने पूछा। उत्तर में मीता ने रिचर्ड के बारे में बताकर कहा, रिचर्ड कोई सामान्य टैक्सी ड्राइवर नहीं लगता। उसकी नॉलेज देखकर लगता है जैसे वो कोई और व्यक्ति है, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं है। हो सकता है यहाँ कॉलेज की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। बहुत से स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ते हैं। अक्सर एजुकेशनल लोन के कर्ज को उतारने के लिए भी उन्हें पढ़ाई के साथ कोई काम करना होता है। वक्त मिलने पर इस रिचर्ड के बारे में पता करूँगा, राजीव ने कहा। डिनर के बाद सबके साथ आइसक्रीम खाकर वापस लौटी मीता खुश थी। दूसरी सुबह मीता समय से पहले ही बाहर आ गई। अपार्टमेंट के सामने छोटा सा पार्क था। कुछ देर खुली हवा में घूमने से ताजगी मिलती है। अचानक उसकी निगाह पार्क के कोने में एक बेंच पर बैठे रिचर्ड पर पड़ी थी। गोद में लैपटॉप लिए रिचर्ड की उंगलियां तेजी से कुछ टाइप कर रही थीं। विस्मित मीता चुपके से रिचर्ड के पीछे जा खड़ी हुई। मीता ने पढ़ा, रिचर्ड के नाम के साथ MS कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ था। वो कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर रहा था। अच्छा, तो तुम ये रिचर्ड ब्राउन हो? मुझसे सच क्यों छिपाया रिचर्ड? इतना तो समझ गई थी, तुम कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं हो, पर तुम कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर चुके हो, ये नहीं पता था। ओह, आप? सॉरी, सोचा था जब इस रिपोर्ट का रिज़ल्ट आ जाएगा तब अपने बारे में बता सकूँगा। मेरे डिपार्टमेंट के हेड को विश्वास है मेरी ये प्रोजेक्ट मेरा सपना पूरा कर सकेगी। मुझे यकीन है तुम्हारे हेड का कथन सच होगा। माफ़ करना रिचर्ड, तुम्हें एक टैक्सी ड्राइवर समझती रही। वैसे तुम्हारी बातें हमेशा विस्मित करती रहीं, मीता ने सच्चाई से कहा। मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा ना करें। अगर मंजूर है तो आज से मुझे अपना दोस्त स्वीकार कर लें। ज़रूर, आज से हम दोस्त हुए। अब चलें? तुम्हें अपनी प्रोजेक्ट भी तो सबमिट करनी है। अब तुम मुझे मीता जी नहीं, सिर्फ मीता कहना। वैसे भी तुम कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरा कर चुके हो और मैं अभी MBA कर रही हूँ, तो तुम मुझसे सीनियर हुए ना। अब जल्दी से मुझे अपने लिए कार ख़रीदनी होगी। आपने कहा था आप ड्राइविंग सीखना चाहती हैं। अपनी कार पर आपको ड्राइविंग सिखाऊंगा। रिचर्ड मुस्कुरा रहा था। सच? मुझे ड्राइविंग सिखाओगे? मीता की आवाज़ में उत्सुकता थी। अपनी दोस्त के लिए इतना करना तो मेरा फ़र्ज़ है मीता। रिचर्ड ने एक गहरी दृष्टि मीता पर डाली थी। एक सप्ताह बाद कॉलेज जाने के लिए बाहर आई मीता येलो कैब की जगह एक सफ़ेद कार देखकर सोच में पड़ गई। तभी खुशी से उमकते रिचर्ड ने एक लाल गुलाब मीता को देते हुए कहा, मेरा सपना सच हुआ मीता। मुझे अपने डिपार्टमेंट में लेक्चरर का जॉब मिल गया। मेरी प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल सेमिनार में प्रेजेंट किया जाएगा। अभी तो बस ये पहला कदम है, मुझे बहुत आगे जाना है। बधाई रिचर्ड, तुम्हारी सफलता पर मुझे गर्व है, गुलाब लेती मीता ने कहा। एक दिन आपने कहा था मेहनत करने वाला आकाश छू सकता है। शायद वो बात मेरी इंस्पिरेशन बन गई, तभी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। कब सोचा था एक चर्च के ऑर्फेनेज में पला बढ़ा एक दिन ये रिचर्ड इतना कुछ कर पाएगा। तुमने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया? क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं रहे, इसीलिए चर्च के अनाथालय में रहना पड़ा? मीता सहानुभूतिपूर्ण थी। मैं एक ब्रोकन फैमिली की औलाद हूँ मीता। ब्लैक पापा और अमरीकी मॉम की बेमेल शादी किसी तरह 11 साल तक चली। फिर एक दिन मुझे अकेला छोड़कर दोनों ने अपनी अलग दुनिया बसा ली।
चर्च के फादर ने ही मुझे सही राह दिखाई है। मुझे तुम्हारे लिए दुख है रिचर्ड, पर खुशी है कि तुमने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। दिन बीत रहे थे। रिचर्ड और मीता साथ में अब काफ़ी सहज महसूस कर रहे थे। मीता की पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी और रिचर्ड अपने विद्यार्थियों के बीच बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। अपने वादे के अनुसार रिचर्ड ने मीता को ड्राइविंग सिखानी शुरू की थी। स्टीयरिंग व्हील को साधने के प्रयास में कार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, पर रिचर्ड के सबल हाथ मीता को ठीक राह पर ले आते। रिचर्ड का स्पर्श मीता को रोमांचित कर जाता। देर तक मीता उस स्पर्श को महसूस करती रहती। जिस दिन रिचर्ड को फर्स्ट सैलरी मिली वो बहुत खुश था। कार मीता के घर की ओर ना मोड़ एक शानदार रेस्तरां के सामने रोकी थी। मीता के लिए कार की डोर खोलते रिचर्ड से मीता ने सवाल किया, हम यहाँ क्यों रुके हैं रिचर्ड? कहीं आज तुम्हारा बर्थडे तो नहीं है? मीता ने मजाक किया, मुझे जन्म देने वाले ही अनाथ बनाकर छोड़ गए, फिर कैसा बर्थडे? आज तुम हो, मेरी खुशी साथ है। रेस्तरां में काफ़ी युवक और युवतियां थीं। हल्की रोशनी में म्यूज़िक से रोमांटिक माहौल बन रहा था। रिचर्ड के साथ मीता का ऐसी जगह आने का पहला ही अवसर था। अब बताओ, हम आज यहाँ क्यों आए हैं? मीता ने बैठते ही सवाल किया। आज मुझे फर्स्ट सैलरी मिली है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई अपना नहीं जिसके साथ अपनी खुशी बांट सकूं। रिचर्ड उदास था। नाउ चीयर अप रिचर्ड, सोचो तुम ज़िंदगी में सफल रहे, अपना सपना पूरा किया है। ठीक कहती हो मीता। बताओ डिनर में क्या लोगी? दोनों के पास वाली टेबल पर दो हिंदुस्तानी युवक जमकर ड्रिंक कर रहे थे। उनकी निगाहें मीता और रिचर्ड पर थीं। एक ने नशे में आवाज़ लगाई, ऐ यू टैक्सी ड्राइवर, यहाँ आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जानता नहीं इस रेस्तरां में सूट टाई वाले बड़े लोग आते हैं। है मिस, ये इंसान आपके स्टेटस का नहीं है। आओ हमारे साथ एंजॉय करो। दूसरा मीता की तरफ बढ़ा था। दोनों की आवाज़ें लड़खड़ा रही थीं। जैसे ही उस शराब में धुत युवक ने मीता का हाथ पकड़ना चाहा, रिचर्ड ने उसका हाथ झटक कर उसे मीता से दूर करना चाहा। ये देख दूसरा युवक आकर रिचर्ड पर मुक्के बरसाने लगा। रिचर्ड ने जवाब में उन्हें रोकने की कोशिश की। तभी पहले युवक ने खाली बोतल रिचर्ड के सर पर दे मारी। रिचर्ड के माथे से खून निकलने लगा। ये देखकर रेस्तरां में खलबली मच गई। कुछ लोगों ने दोनों को रोका और रिचर्ड को हॉस्पिटल पहुंचाया। घबराई मीता रिचर्ड के साथ बैठी उसके माथे से बहते खून को अपने साड़ी के आंचल से पोंछ रही थी। रिचर्ड का घाव साफ करके बैंडेज कर दी गई। डॉक्टर की राय थी रिचर्ड को रात में हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा। रिचर्ड के लाख कहने पर भी मीता घर लौटने को तैयार नहीं हुई। उसी के कारण रिचर्ड घायल हुआ था। रिचर्ड की चोट से मीता की आंखें छलछला आईं। सॉरी मीता, तुम्हारी आज की शाम बर्बाद हो गई। देखा मेरा लक, मुझे किसी के साथ खुशी बांटने का भी हक नहीं है। तुम तो ठीक हो ना? दुखी आवाज़ में रिचर्ड ने कहा। तुम बच गए रिचर्ड, इससे ज़्यादा मेरी और क्या खुशी हो सकती है? वो गुंडे कुछ भी कर सकते थे। पूरी रात रिचर्ड की बेड के पास बैठी मीता जागती रही। मीता का हाथ किसी अवलंब की तरह पकड़े रिचर्ड सो गया। मीता का मन रिचर्ड के लिए करुणा और प्यार से भरा आ रहा था। कितना अकेला है रिचर्ड। इस समय बस मीता ही जैसे उसकी सब कुछ थी। हॉस्पिटल से वापसी के समय मीता रिचर्ड को जिद करके अपने घर ले गई। वीकेंड के कारण दोनों का अवकाश था। मीता को पूरी लगन और प्यार से अपनी सेवा करते देखना रिचर्ड के लिए एक अनुभव था। सोचता हूँ मैं ऐसे ही चोट खाता रहूँ या बीमार हो जाऊँ, ताकि तुम हमेशा इसी तरह मेरे पास रहो। अब अगर ऐसी बातें की तो अभी तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूँगी। मीता ने रोष दिखाया। दोनों अब जैसे एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। एक दूसरे का साथ उन्हें अच्छा लगता। मीता के हाथ का बना हिंदुस्तानी खाना रिचर्ड को बहुत अच्छा लगता। रिचर्ड अब काफ़ी हिंदी समझने और बोलने लगा था। रिचर्ड के साथ मीता अपने को पूर्ण पाती और यही बात रिचर्ड के साथ भी सच थी।
राजीव सपरिवार 1 माह के लिए इंडिया गया हुआ था। राजीव के परिवार की अनुपस्थिति में भी रिचर्ड के कारण अब मीता को अकेलापन नहीं खलता था। दोनों के बीच एक मीन प्रेम मुखर था। रिचर्ड की गहरी प्यार भरी दृष्टि मीता को अंदर तक गुदगुदा जाती। रिचर्ड कहता, कभी नहीं सोच सका था एक दिन कोई लड़की मेरे बेरंग जीवन में आकर उसे खुशियों से रंग देगी। सच कहो रिचर्ड, क्या तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर नहीं हुआ? यहाँ तो गर्लफ्रेंड मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अपनी समस्याओं के बीच कभी और कुछ सोच ही नहीं सका, और सच कहूँ तो तुम्हें देखकर लगा तुम में सीता की सादगी और सच्चाई है। बस मेरा मन तुमने बांध लिया। लेकिन मुझे तो तुम राम जैसे कतई नहीं लगे। मीरा ने परिहास किया। ठीक है, राम सीता ना सही, रिचर्ड और मीता का साथ भी जमेगा। दोनों हंस पड़े। अचानक एक दिन रिचर्ड को मीता के डिपार्टमेंट से फ़ोन आया था। मिस मीता अचानक बेहोश हो गई हैं। उन्हें क्वीन मेरी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनके मोबाइल पर आपके नंबर थे, इसीलिए आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। बदहवास रिचर्ड तेज स्पीड में कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचा था। मन में न जाने कितने ख्याल आ रहे थे। एलिवेटर की प्रतीक्षा ना कर वो सीढ़ियां चढ़ता मीता के बेड के पास पहुंचा था। शायद उसके पाँवों की आहट की ही मीता को प्रतीक्षा थी। आंखें खोलते ही रिचर्ड को देख मीता के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मीता के हाथ को उठा हथेली पर चुंबन अंकित कर प्यार से पूछा था, कैसी हो मेरी मीत? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता। इस लड़की को इतना प्यार करते हो? लकी गर्ल। पास खड़ी नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। यस नर्स, आज जान पाया ये लड़की मेरी ज़िंदगी में क्या जगह रखती है। कोई सीरियस बात तो नहीं है? शब्दों में रिचर्ड की चिंता स्पष्ट थी। परेशान मत हो, इसे कोई स्ट्रेस रहा होगा। एग्ज़ाम पास आने पर अक्सर स्टूडेंट को ऐसा हो जाता है। मीता कभी सोच भी नहीं सकी थी, अनजाने ही वो रिचर्ड पर कितना निर्भर हो गई थी। बेहोशी खुलते ही उसके मन में बस रिचर्ड का ही ख्याल आया था। रिचर्ड को सामने देख जैसे वो जी गई थी। उसके लिए रिचर्ड कुछ भी करने को तैयार रहता था। हमेशा कहता, तुम मेरी प्रेरणा हो। तुम्हारे साथ ने मुझे आकाश की ऊंचाइयां छूने की हिम्मत दी है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। बचपन के उदासी भरे दिन भूलकर जैसे नई खुशियाँ मिल गई हैं। डॉक्टर ने मीता को आराम करने की सलाह दी थी। रिचर्ड ने मीता को इस सावधानी से कार में बैठाया मानो वो कांच की गुड़िया हो जो जरा सा हिलते ही टूट जाएगी। मीता के घर पहुंच मीता को बेड तक उसी सावधानी से सहारा देकर ले गया। उसे परेशान देख मीता ने कहना चाहा, तुम बेकार परेशान हो रहे हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो मीता, अब तुम अपनी ज़िंदगी से इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा भी अधिकार है। अब तुम बस आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म कॉफ़ी लाता हूँ। रिचर्ड, अब तुम घर जाओ, कल तुम्हें क्लास भी लेना है। आज रात तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे ज़मीन पर सोने की आदत है, यहाँ नीचे सो जाऊँगा। बात ख़त्म करते रिचर्ड ने एक मैट्रेस ज़मीन पर बिछा ली और आराम से लेट गया। तुम ज़मीन पर ना सो, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज़ तुम घर जाओ, मीता ने विनती सी की। बड़ी गहरी नींद आ रही है, डोंट डिस्टर्ब मी। मीता की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ये क्या हो रहा है? उसके दिल में ज़मीन पर सो रहे रिचर्ड के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ रहा था। अपने घर परिवार से हजारों मील दूर ये अजनबी कैसे उसका इतना अपना सा हो गया था। उसे याद आ रहा था, पहले ही दिन मीता ने उसमें कुछ अनोखा देखा था। उसका बचपन कितना दुखद था, पर उसने अपने को टूटने नहीं दिया। बचपन के सुहाने मस्ती भरे दिनों में वो अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आज वो एक सफल कंप्यूटर विशेषज्ञ है। सुगठित शरीर के साथ उसका सौम्य चेहरा कितना निष्पाप दिखता है। उसे पाकर कोई भी लड़की अपना भाग्य सराहेगी। अचानक मीता चौंक गई। क्या उसके पेरेंट्स रिचर्ड को अपना दामाद स्वीकार कर सकेंगे?
अचानक डोर बेल बज उठी। इतनी रात में कौन आ सकता है? डोर बेल लगातार बज रही थी। रिचर्ड उठकर बैठ गया। मीता भी उठ गई। उसकी आंखों में भय था। डरो मत मीत, मैं देखता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही एक पुरुष के साथ एक स्त्री खड़ी थी। साथ में एक सूटकेस भी था। आप कौन? इस समय यहाँ किसके पास आए हैं? मीता, ये मीता का ही घर है ना? पुरुष ने कड़ी आवाज़ में पूछा। जी हाँ, आज उनकी तबीयत खराब है। आप उन्हें कैसे जानते हैं? रिचर्ड की बात का जवाब दिए बिना पुरुष और स्त्री तेजी से घर में प्रविष्ट हो गए। पापा मम्मी, आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है? मीता पूरी तरह से जाग चुकी थी। सब ठीक क्या खाक होगा? हम तो समझते थे तू यहाँ पढ़ाई कर रही है, पर तू तो यहाँ हमारे खानदान का नाम डुबो रही है। शर्म नहीं आती? इस आवारा के साथ एक कमरे में रह रही है। मीता के पापा दहाड़े। आप गलत समझ रहे हैं पापा। रिचर्ड आवारा नहीं है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। रिचर्ड मेरी मदद के लिए यहाँ रुका है। मीता ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद कर। तेरे लक्षण हमें इंडिया में ही पता लग गए थे। भला हो राजीव का, उसने हमारी आंखें खोल दी। कैसे तू यहाँ एक टैक्सी ड्राइवर के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रही है? हम तुझे वापस ले जाने आए हैं। माँ की आंखें क्रोध से लाल हो उठी थीं। अच्छा, तो राजीव ने आधी अधूरी जानकारी देकर आपको भड़काया है। राजीव तो जानते थे रिचर्ड अब प्रोफेसर है। उन्होंने ही मुझे समझाया था। पढ़ाई का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ रिचर्ड की तरह बहुत से स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं। प्लीज़ आप लोग शांत हो जाइए। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। पूरी बात ना समझ पाने पर भी रिचर्ड ने कहना चाहा, शट अप एंड गेट आउट। पापा ने तेज़ आवाज़ में धमकाया। रिचर्ड, तुम चले जाओ। तुम्हारा अपमान और नहीं सह सकती। पर मीता, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं यहाँ क्यों रुका था। कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये लोग अभी कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे बात करनी होगी। मुझ पर यकीन रखना रिचर्ड। इसी शर्त पर जा सकता हूँ कि तुम इन लोगों द्वारा इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश या धमकाने से मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध है मीता। वादा करो, किसी भी हालत में कमज़ोर नहीं पड़ोगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। वादा करती हूँ रिचर्ड, मैं तुम्हारी हूँ। तुम अपने को और अपमानित मत होने दो। प्लीज़ जाओ। मीता पर एक दृष्टि डाल रिचर्ड बाहर चला गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। उसके जाते ही पापा और माँ ने मीता पर अपशब्दों की बौछार कर दी। मीता के आंसुओं का उन पर कोई असर नहीं हुआ। उनकी उस मना स्थिति में कुछ भी समझा पाना असंभव था। बहुत हो गया, अपना सामान पैक कर और हमारे साथ चलने की तैयारी कर। पापा, मेरा MBA कैसे कंप्लीट होगा? प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। बहुत पढ़ाई कर ली। पापा ने अपना निर्णय सुना दिया। मैंने सोचा नहीं था मेरी कोख से ऐसी कुलक्षणी जन्म लेगी। एक टैक्सी ड्राइवर के साथ प्यार कर बैठी है, जिसके माँ बाप तक का पता नहीं। माँ कोस रही थी। मम्मी, पहली बात तो ये कि रिचर्ड टैक्सी ड्राइवर नहीं है, प्रोफेसर है। दूसरी बात, यहाँ टैक्सी ड्राइवर को भी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ख़ास बात ये कि हम दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मीता ने साहस के साथ अपनी बात सामने रख दी। क्या तेरी ये हिम्मत? ऐसी बात करते शर्म नहीं आती? अपने समाज में हम मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। पापा चिल्लाए। नहीं, सच बात कहते मुझे शर्म नहीं आती। मैं बालिग हूँ। आप मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। रिचर्ड ने बहुत दुख झेले हैं। अब उसमें आत्मविश्वास आया है। अपनी वजह से उसे टूटने या बिखरने नहीं दे सकती। दृढ़ स्वर में मीता ने कहा, तेरी ये मजाल मेरे साथ ज़ुबान लड़ाती है। इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। थप्पड़ मारने को पापा के उठे हाथ को मीता ने रोक दिया। अगर मैं चाहूँ अभी 911 कॉल कर दूँ। मुझे धमकाने या मारने की कोशिश में पुलिस आपको जेल भेज सकती है। ये अमेरिका है, हिंदुस्तान नहीं, जहाँ लड़की की मर्ज़ी का कोई मूल्य नहीं होता।
क्या तू अपने पापा को जेल भेजेगी? अमेरिका आकर यही पढ़ाई की है, दूसरों के सामने हम कैसे मुंह दिखाएंगे? अब माँ विस्मित और क्षुब्ध थी। क्या ये उसकी कोखजाई बेटी है? किन दूसरों की बात कर रही हो माँ? वो जिनके अपने घर शीशे के होने के बावजूद दूसरों के घर पत्थर फेंकने की हिमाकत करते हैं। अपने जन्मदाता माता पिता का अपमान करूं, ये अपराध नहीं कर सकती, पर यह सच है, यहाँ आकर जाना है। एक बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है, उस पर दूसरों की मर्जी नहीं थोपी जा सकती। शांति से मीता ने कहा, क्या माँ बाप बेटी के दुश्मन होते हैं? वे भी तो बेटी का भला ही चाहते हैं। माँ ने गुस्से से कहा, भूल गई, चाचा जी की बेटी कला दीदी की ऊंचे खानदान में शादी की गई थी, पर दहेज के लालच में उन्हें जलाकर ख़त्म कर दिया गया था। माँ पापा को मौन देख मीता ने अपना मोबाइल उठाकर रिचर्ड को फ़ोन लगाया। रिचर्ड, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए सीरियस हो? मुझे तुम्हारा पक्का जवाब सवेरे 7 बजे तक मिल जाना चाहिए। पूरी तरह से सोच समझकर फैसला लेना। सवेरे 7 बजे तक का इंतज़ार क्यों? मेरा पक्का जवाब अभी तैयार है। हाँ, मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे शादी करूँगा, वरना ज़िंदगी भर अविवाहित रहूँगा। बोलो, इसको सिद्ध करने के लिए मुझे क्या प्रमाण देना होगा? दूसरी ओर से रिचर्ड की उत्साहित आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी। तुम्हें प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है रिचर्ड। अगर तुम तैयार हो तो हम कल ही चर्च में शादी करेंगे। उम्मीद है तुम्हारे चर्च के फादर हमारी शादी में मदद करेंगे। तुम अपने और मेरे क्लास के साथियों को भी इन्फॉर्म कर देना। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। पागल हो गई है? इस देश में रोज़ शादी और रोज़ तलाक होते हैं। रिचर्ड, जिसके माँ बाप तक उसे छोड़ गए, उसका क्या भरोसा? माँ ने आंखों से आंचल लगा लिया। मुझे रिचर्ड पर पूरा विश्वास है। वो तकलीफ़ों की आग और कड़ी धूप में तपकर खरा सोना बना है। उस पर आंख मूंद कर यकीन कर सकती हूँ। अपने साहस पर शायद मीता खुद भी विस्मित थी। पापा मौन थे। कुछ समय अमेरिका में रहने के कारण वो अमेरिका और भारत के बीच का अंतर जानते थे। परिस्थिति की गंभीरता वो समझ रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से पता था, एक बालिग लड़की से जबरन कुछ करवा पाना मुश्किल बात थी। और फिर मीता ने झूठ नहीं कहा था। मीता का साथ देने को यहाँ की घर में पुलिस आ जाएगी। उनका साथ देने वाला यहाँ कौन है? अब जब लड़की ने ठान ही ली है तो उसकी बात मान लेने में ही भलाई है। शादी एक जुआ ही तो है। कला के दुखद अंत को भुलाया नहीं जा सकता। शायद मीता ठीक कह रही है। मेरी आप दोनों से विनती है, अगर संभव हो शादी में सम्मिलित होकर हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी रहेगी। मेरा विश्वास कीजिए, रिचर्ड बहुत अच्छा इंसान है। जाति और धर्म से ज़्यादा बड़ी चीज़ इंसानियत है। पापा को सोच में पड़ा देख मीता ने कहा, तू कैसे कह सकती है? रिचर्ड तुझे धोखा नहीं देगा? पापा ने आखिरी सवाल पूछा। रिचर्ड सेल्फ मेड इंसान है। पापा, आपने भी तो जीवन में बहुत संघर्ष झेला है और ऐसे लोगों की आप इज्जत करते रहे हैं। मुझे रिचर्ड की ईमानदारी और अपने प्रति उसके प्यार पर पूरा भरोसा है। आपकी बेटी गलत निर्णय नहीं ले सकती। पूरे विश्वास से मीता ने कहा, बचपन से तेरी जिद पूरी करता आया हूँ, अब ये आखिरी जिद भी माननी ही पड़ेगी। पापा ने कहा, थैंक यू पापा। खुशी से मीता पापा के गले से लिपट गई। अकस्मात लिए अपने फैसले पर मीता को विश्वास कर पाना कठिन लग रहा था। उसमें कहाँ से ये फैसला करने का साहस आ गया था? उसने तो इस हिम्मत की कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, शायद इस स्थिति का सामना करने के लिए वो मन ही मन अभ्यास करती रही है और आज अकस्मात ही उसने अपना फैसला सुना डाला था। उससे भी ज़्यादा पापा की स्वीकृति विस्मित कर रही थी। निश्चय ही जीवन में पहली बार ऐसा साहसी निर्णय वो रिचर्ड और अपने प्यार के कारण ही ले सकी थी। रिचर्ड ने ठीक कहा था, राम और सीता की ना सही, रिचर्ड और मीता की जोड़ी तो जमेगी। ये बात याद करती मीता के होठों पर मीठी मुस्कान आ गई।
अकस्मात लिए अपने फैसले के बाद मीता को अब एक नई सुबह की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। ये थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी कहानी अकस्मात। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।